जय हिंद और नमस्कार। संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ऐसी संशोधित संपादकीय विश्लेषण की इस चर्चा में मैं ध्रुव जानी आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ग्रोथ यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यहाँ संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए चर्चाएं होती रहती है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण भी है और परीक्षा लक्ष्य उपयोगी भी है। आज यानी 28 जुलाई 2021 को हम लोग संपादकीय चर्चा में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे, जो बिंदु आपके सामने दृश्यमान है। सबसे प्रथम मीडिया रिपोर्ट है, जो कहता है कि धोलावीरा को एक विश्व विरासत स्थल का स्थान दे दिया गया है, यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। और जो दूसरा बिंदु है वो कहता है कि जो असम और मिजोरम में हालिया जो हिंसक वायलेंसेस हो रहे हैं, हिंसक क्लैशेस हो रहे हैं ड्यू टू दर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो उसको भी यहाँ हम लोग उसका विश्लेषण भरपूर करेंगे, परीक्षा दृष्टि से करेंगे। तो कुल मिलाकर आज दो बिंदु देखने हैं। साथ ही में यह जो पहला रिपोर्ट है वो द हिंदू में प्रदर्शित हुआ था, और ये जो असम मिजोरम बॉर्डर फ्यूरी है वो अपने आप में आज का एक बहुत ही अहम मुद्दा बन गया है। और लगभग हमारे सारे न्यूज़पेपर रेफरेंस में से, यानी कि द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इवन इन इंडियन एक्सप्रेस, द एडिटोरियल्स आर गिवन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो हमने उन सारे जो एडिटोरियल्स है उनका विश्लेषण तो यहाँ तैयार किया ही है, मगर एक एग्जामिनेशन दृष्टि से, एक परीक्षा लक्ष्य, एक जो है एक व्यू यहाँ मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। शुरू करेंगे, दोनों ही चीज़ें जो है वो इस कंबाइंड सेशन में हम लोग देख लेंगे, जैसे आपको मालूम है। और साथ ही में जो टाइम है ब्रॉडकास्टिंग का वो भी 1 घंटे पहले कर दिया गया है, यानी कि अब प्रतिदिन 7 बजे जो संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र है वो अब ग्रोथ यूपीएससी के चैनल के ऊपर से प्रीमियर होने वाले हैं। तो देखेंगे, दोनों चीज़ें देखनी है। साथ ही में जैसे आपको मालूम है, स्मार्ट आर्ट की मदद से आजकल हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब ज़्यादा चीज़ें हमें याद रखनी हो तो डिस्क्रिप्टिव रीडिंग जो है वो अपने आप में एक एक जो है हेडेक बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जब आपको सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें, वॉल्यूम याद रखना हो, एक क्वांटम याद रखना हो, तो माइंड मैप की दृष्टि से उसे याद रखना जो है एक एडवाइजेबल बात है, और वो आसान भी है। तो हम लोग यहाँ माइंड मैप के साथ चीज़ों को समझेंगे। कंटेंट वही रहेगा, रिसर्च वही रहेगा, मगर इसका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा भिन्न रहेगा, ताकि बहुत ही आसानी से चीज़ों को याद रखा जाए, प्लस मैं आपको प्रिसाइसली समझा भी पाऊँ। तो यहाँ अब हमारी मेन जो बात है वो शुरू करेंगे। सबसे प्रथम बिंदु देखेंगे धोलावीरा का। देखिए, धोलावीरा जो एक हड़प्पन संस्कृति की एक विरासत है और भारत के कच्छ में स्थित है। देखेंगे कैसे ये महत्वपूर्ण है, प्लस यूनेस्को के द्वारा कैसे इसको चयनित किया गया, और इसके जो मेन फीचर्स है, उसके जो विशेष लक्षण है, इंक्लूडिंग द होल इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड धोलावीरा। तो ये परिदृश्य में हम चर्चा करेंगे। वैसे बहुत ही गहन विषय है, मगर यहाँ बात को प्रिसाइज बनाने के लिए, सचोट बनाने के लिए एक सूची का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कार्य सूची कह लीजिए, चैप्टर क्लासिफिकेशन कह लीजिए, लेक्चर क्लासिफिकेशन कह लीजिए। टोटल हमें 5 बिंदु में आज की यह जो पहली चर्चा है वो देखनी है, जो बताती है वाई न्यूज़ चर्चा में क्यों है। दूसरा बिंदु कहता है अबाउट आईवीसी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर अबाउट धोलावीरा में देखना है कल्चरल इंपॉर्टेंस, पूरी जो सभ्यता है उनका देखना है। और साथ ही में यहाँ अबाउट यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हम लोग देखते चलेंगे। देखिए, यह प्रतीकात्मक इमेज है जो धोलावीरा की है। आपको और भी प्रतीकात्मक इमेज मिल सकती है, जैसे आप गूगल में अगर धोलावीरा के इमेजेस में जाएंगे तो देर आर लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स विच यू कैन ऑब्जर्व, विच यू कैन सी। हमने यहाँ एक प्रतीकात्मक इमेज ली है ताकि चीज जो है वो स्पष्ट बने। तो अब यहाँ से एक एक बिंदु पर बात करेंगे स्मार्ट आर्ट का सहारा लेकर। सबसे प्रथम शुरू करनी है चर्चा में क्यों या वाई न्यूज से। देखिए, 2 दिन पहले ही समाचार आया कि यूनेस्को ने जो तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है या रुद्रेश्वर मंदिर है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में डाला है। तो वो भारत की 39th साइट बनी थी, मगर अब फिर से नए समाचार आ रहे हैं। उसी 44th सेशन के दौरान ही ये डिसीजन लिए गए हैं, जो कि चाइना से जो है चल रहा है। और इसके मुताबिक यूनेस्को ने भारत की एक और साइट का निर्वाचन किया है, एक और साइट को नियुक्त किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जो है स्टेटस के तौर पर। और वो हमारा 40th साइट है, वो रहेगा धोलावीरा, जो भारत के गुजरात के कच्छ में स्थित है। देखेंगे, देखिए, यूनेस्को लिस्टेड धोलावीरा इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 44th सेशन। यस, जो हाल ही में चल रहा है। इट इज शेड फ्रॉम चाइना। हमें वो भी मालूम है कि फुंजू नामक चाइना के एक शहर से ये पूरी जो मीटिंग है ये चल रही है, बैठक चल रही है। प्लस द मेन जो बात है यहाँ, जो मुख्य बात है वो ये है कि
धोलावीरा भारत की सबसे पहली साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो जिसका चयन किया गया है। वैसे मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, मगर वे पाकिस्तान में है, आज के कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान में है। भारत में कोई साइट हो, भारत के भूभौगोलिक विस्तार में, और वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भाग बने इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई साइट, ये ऐसा पहला इंस्टेंस है। तो इस प्रकार से भी ये महत्वपूर्ण बात है। ऑन द अदर हैंड अगर लोकेशन की बात करें तो देखिए लोकेशन इसका खदीर बेट है, एक खदीर द्वीप है जो कच्छ के ग्रेट रण में है, भचाऊ तालुका एंड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ 165 किलोमीटर अवे फ्रॉम राधनपुर। राधनपुर जो कि पाटना डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा शहर है, तो मुख्य शहर से ये लगभग 150 से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देखिए ये इसका जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए मैप का रेफरेंस भी हमने यहाँ लिया है, अकॉर्डिंग टू विच वी कैन लोकेट इट ऑन द मैप एज वेल। देखिए दिस इज द ऑल गुजरात, दिस इज रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, एंड जो आप लाल बिंदु देख रहे हैं ये अपने आप में धोलावीरा है। ये खदीर बेट है, पूरा का पूरा जो विस्तार है ये खदीर बेट है, ठीक है। और खदीर बेट के मध्य में ही ये धोलावीरा स्थित है। बहुत ही पुरानी जो है प्राचीन ये रूइंस है, बहुत ही प्राचीन स्थापत्य है। देखेंगे कितना प्राचीन है और ये पूरी जो सभ्यता है वो भी कितनी प्राचीन है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज यहाँ देखने वाले हैं। तो ये बात रही इसके भूभौगोलिक स्थान की, जो आमतौर पे महत्वपूर्ण साबित होते हैं। प्लस यहाँ ये भी देखना है कि ये टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी स्थित है। तो यहाँ ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की भारत का जो स्थल है वो अपने आप में कर्कवृत्त के ऊपर बसा है या टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बसा है। तो यहाँ से हम लोग ये धोलावीरा का नाम लिख सकते हैं। तो ये बात रही इसका लोकेशन की, साथ ही में ये सारी चीज़ें हमने वाई न्यूज़ में देखी। अब अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा तो देखिए ये अपने आप में बहुत ही गहरा है टॉपिक, साथ ही में महत्वपूर्ण भी इतना ही है क्योंकि आमतौर पे परीक्षाओं में, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो किसी भी अन्य राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो महत्व है वो सारी परीक्षाओं में हमें देखने को मिलता है। तो उस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लस बहुत ही गहरा विषय है क्योंकि अपने आप में बहुत ही वाइड स्प्रेड है। जितनी बातें हम लोग आईवीसी के बारे में पढ़े उतनी बातें यहाँ कम लगती है। तो कुल मिला के हम लोग ये पूरा बिंदु जो है वो आज इस लेक्चर के तहत 3 बिंदु पर देखेंगे। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए, जो मुझे लगा कि जो एग्जाम रिलेवेंस से आज के इस टॉपिक के साथ मेल खाती है, उनको यहाँ हम लोग लेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। अन्यथा मात्र इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ही हमें बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि 1.5-2 घंटे के 4-5 लेक्चर चाहिए सारी चीज़ें बताने के लिए, मगर यहाँ वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ एक कार्यसूची के तहत पूरी सिविलाइजेशन को देखेंगे, जिनमें सबसे प्रथम हमें देखना है इंट्रोडक्शन। वी विल टॉक अबाउट द एमर्जेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स इंट्रोडक्शन। फिर बाद में हम लोग फेजेस की बात करेंगे कि कितने फेजेस में आईवीसी जो है उसका डेवलपमेंट हुआ, और साथ ही में हम लोग इसके डिक्लाइन की बात करेंगे कि कैसे ये सभ्यता का विनाश हुआ या ये सभ्यता समाप्त हुई। यहाँ से सबसे प्रथम हमें इंट्रोडक्शन देखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए सबसे प्रथम अगर बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो मॉडर्न हिस्ट्री या आप कह लीजिए कि जो लिखित हिस्ट्री है या प्रोटो हिस्ट्री भी कह लीजिए, जो लिखित नहीं है, प्रो हिस्टोरिक एरा कह लीजिए, तो उसकी शुरुआत अपने आप में इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत के साथ हुई है। ठीक है, पूरे भारत के इतिहास की शुरुआत, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भारत कैसा था उसका हमें कोई अता पता नहीं है। हमें मात्र भारत का जो इतिहास है उसकी शुरुआत हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मिलती है। तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन वाली बात है, सीमा चिन्ह रूप घटना है। दूसरे में देखा तो द होल सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड 2500 BC इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया। आज का अगर भारत देखे, ठीक है, तो ये पूरा एरिया पाकिस्तान का है, ये गुजरात है, वेस्टर्न इंडिया है, ठीक है। तो ये पूरे एरिया में आईवीसी फ्लरिश हुई एंड इट वाज अराउंड 2500 BC, यानी कि आज से तकरीबन 5000 वर्ष पहले, 4.5 या 5000 वर्ष पहले मनुष्य जो था वो सभ्यता में उसने जो बसना शुरू कर दिया था। वो एक साथ पहले तो रहने लगा, फिर वो सभ्यता में भी रहने लगा, क्योंकि तब तक कृषि का जो इन्वेंशन है वो हो गया था, खाने की कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और धीरे धीरे मनुष्य जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करने लगा।
ठीक है, तो धीरे धीरे वो समूह में लेने लगे, समूह की एक भावना का जन्म हुआ, विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इनटू द होल सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद देखें तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चार शहरी सभ्यताएं हैं, विश्व की प्रमुख 4 शहरी सभ्यताएं, उसका भाग इंडस वैली सिविलाइजेशन है। नेमली यहाँ नाम लिखे गए हैं, इजिप्ट की पहली सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन, जो नाइल नदी के तट पर बसी थी। फिर उसके बाद मेसोपोटामिया की यानी कि सुमेर रीजियन की, जो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस के तट के आजू बाजू में विकसित हुई, बहुत ही दोनों बड़ी नदियां हैं। फिर चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि अपने आप में येलो नदी या ग्वांगजू नदी के बगल में या उसके तट में विकास हुआ, और साथ में भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन कह लीजिए, जिसका विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ। सिंधु एक ग्लेशियल नदी है जो अपने आप में तिब्बत के मानसरोवर के जो है बहुत ही करीब से निकलती है, मानसरोवर के समीप से निकलती है, और भारत के एक ही जिले से होकर, भारत के लेह लद्दाख जिले से होकर ये नदी पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से होते हुए ये अरब समुद्र में मिल जाती है। तो ये उसकी पूरी जर्नी है। तो ऑन द एंटायर कोस्ट, ऑन द एंटायर रिवर बैंक, द होल सिविलाइजेशन इज फ्लरिश्ड। फिर उसके बाद देखें तो इन 1920s सम आर्कियोलॉजिस्ट of archaeological department of India, which was actually powered by British, they were actually trying to excavate, and they suddenly saw two old cities. They suddenly saw the remains of 2 old cities, namely Mohenjo-daro and Harappa. As you can see, in 1920s, archaeological department carried out excavations and found ruins of 2 old cities, namely Mohenjo-daro and Harappa. In 1924, John Marshall, Director General of ASI, announced the discovery of new civilization to the world. Yes, 1924 में उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, अधिकृत दृष्टि से सार्वजनिक कर दिया, विथ ऑथोरिटेटिव मैनर, कि भाई यस, विश्व को एक नई खोई हुई सभ्यता जो है वो मिल गई है, एंड इट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस यहाँ से निष्कर्ष निकल सकते हैं कि इस पूरी सिविलाइजेशन के उत्खनन में, इस पूरी सिविलाइजेशन के जो है आइडेंटिफिकेशन में ब्रिटिशरों का जो रोल है वो बहुत ही डिसिसिव था। अगर भारत में अगर फिरंगी नहीं आए होते तो हमें ये सभ्यता 100-150 साल बाद में मिलती। इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो ये बात रही इसके इंट्रोडक्शन की। अब इसके फेजेस देखें तो मेनली देयर वर 3 phases, या वी कैन डिवाइड द एंटायर सिविलाइजेशन इनटू 3 phases. द फर्स्ट वन वाज अर्ली हड़प्पा फेज, विच वाज प्रोटो इन इटसेल्फ, प्रोटो यानी कि आद्य। पूर्ण रूप से हड़प्पन सिविलाइजेशन का निर्माण नहीं हो पाया था, मगर धीरे धीरे एक प्रोटोफॉर्म बनना शुरू हुआ, एंड इट वाज द फेज ऑफ 3300 to 2600 BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। फिर इट एंटर्ड इनटू अ मैच्योर हड़प्पन फेज, विच वाज द सेकंड फेज। इसे मध्य युग भी कहा जाता है, मध्य हड़प्पन युग भी कहा जाता है, विच लास्टेड फ्रॉम 2600 to 1900 BCE. And the third one is late Harappan phase, which was actually last, and it was from 1900 to 1300 BCE. मगर कुछ स्कॉलर्स, कुछ इतिहासकार जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हयाती तकरीबन 1000 to 900 BC तक मानते हैं। ठीक है, आमतौर पे 1300 तक ही जो है ये अस्तित्व में थी, मगर कुछ हिस्टोरियंस, कुछ थियरीज कि जो है उसके मुताबिक यहाँ 1000 से 900 BC तक हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो मौजूद था। फिर उसके बाद उसका विनाश हुआ, कारण जो है वो जो कोई भी हो। प्लस आगे देखें तो यहाँ एक चित्र आपको दृश्यमान है, और वो चित्र है कोट दीजी का। ठीक है, जो कि कच्छ में स्थित है, एक सिटाडेल है, एक किला है, विच रिप्रेजेंट्स द फेज लीडिंग अप टू मैच्योर हड़प्पन फेज। जब अर्ली प्रोटो में से जब मैच्योरिटी आ रही थी यह पूरी सभ्यता में, ठीक है, तो उस समय दरमियान यह कोट ब्रिज का निर्माण किया गया था। राजाओं के लिए रहने के लिए था, जैसे आपको दृश्यमान है, एक किला ही दिखेगा। ठीक है, तो यह आज एक महत्वपूर्ण चिन्ह है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रांसमिशन हुआ, राइट फ्रॉम द प्रोटो एज टू मैच्योरिटी, ये ट्रांसमिशन यहाँ हुआ था इसके निर्माण के आजू बाजू के वर्षों में, आजू बाजू के समय में। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। कोट डीजी, जो कि अपने आप में एक लिंक प्रूव करता है अपने आप को
बिटवीन अर्ली हड़प्पन फेज एंड मैच्योर हड़प्पन फेज, यानी कि 3300 से 2600 बीसीई से 2600 से 1900 बीसीई तक. सो दिस इज द कोट डीजी. प्लस आगे देखें तो नाउ अर्लियन हड़प्पन कम्युनिटीज ट्रांसफर इट टू अर्बन सेंटर्स. यस, जो प्रोटो समय में जो छोटी छोटी जो वसाहत थी जो डेवलप हुई थी, वो अब धीरे धीरे एक अर्बन कम्युनिटी में रूपांतरित होती दिख रही है. जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने प्रोटोफॉर्म आद्य स्वरूप में से मैच्योरिटी की तरफ आ रहा है, तो वैसे वैसे यहाँ अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. एंड लास्ट वन, द साइंस ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन स्टार्टेड फ्रॉम 1800 बीसी. यस, कहा जाता है कि जो चिन्ह है खत्म होने के किसी भी सभ्यता के, उसकी शुरुआत यहाँ 1800 बीसी से हो गई थी. एंड अप टू 1700 बीसी, यानी कि 100 वर्ष के बाद ही यहाँ कुछ सिटीज ऐसे थे जो अपने आप में बड़े थे, प्रॉस्पर थे, मगर इस शतक में आई मीन वे जो है एकदम डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए. ठीक है, तो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आईवीसी टू इट्स डिक्लाइन. अब आगे देखें तो हमें इसका डिक्लाइन देखना है. देखिए, इसका डिक्लाइन तो अराउंड 1800 हुआ, ये एक जो है सर्वस्वीकार्य आज बाबत है. ठीक है, तो इसमें हमें कोई अंदर नहीं उतरना. हालांकि वैसे थियरीज कई सारी है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो इतिहासकार या स्कॉलर्स का ग्रुप है वो कहता है कि इट वाज अंटिल 1000 to 900 बीसी. ठीक है, मगर ओवरऑल जो बात है वो कहती है कि इट वाज अराउंड 1800 बीसी. प्लस देयर आर वेरियस थियरीज ऑफ डिक्लाइन. यस, एक थियरी, एक जो वर्ग है इतिहासकारों का, स्कॉलर्स का, वो कहता है कि आर्यंस इन्वेडेड. जब आर्यंस ने आक्रमण किया तो उन्होंने यहाँ की जो सभ्यता थी और उनके जो लोग थे उनका विनाश कर दिया, सभ्यता को खत्म कर दी. दिस इज द वन थियरी. एंड द अदर थियरी सेज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल फैक्टर्स actually ruined the entire civilization, actually destroyed the entire civilization. And we can see this, some of the natural factors like tectonic disturbance, यानी कि earthquakes or something like that, flood, dramatic shift in reverse course, प्लस यहाँ ड्रॉट भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो अन्य ऐसी कई सारी बाबतें हैं जो प्राकृतिक है, मगर संयुक्त रूप से ऐसे प्राकृतिक आपदाओं ने इस पूरी सभ्यता को विनाश के द्वार पर धकेल दिया या इसका विनाश कर दिया. ठीक है, तो दिस इज द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी. ये सारी चीजें हम लोग संक्षिप्त में देख रहे हैं, ब्रीफ में दिख रहे हैं, वरना यह डिक्लाइन ऑफ आईवीसी के तहत ही हम लोग इसकी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं. वो हम लोग करेंगे हमारे हाइपोथेसिस के सेगमेंट के तहत, मगर यहाँ एडिटोरियल्स में जो कुछ चीज़ें हमें प्रिसाइसली सीखनी है उसको हम लोग यहाँ सीखने का प्रयास कर रहे हैं. वरना हाइपोथेसिस के तहत हम लोग सिलेबल्स पॉइंट वाइज जाएंगे. ठीक है, और वहाँ हमारे अलग अलग स्टैटिक विषयों का अध्ययन करेंगे. तो ये बात रही डिक्लाइन की. अब आगे देखें तो हमें धोलावीरा के बारे में कुछ माहितियाँ पढ़नी है. काफ़ी सारी माहितियाँ हैं, मगर मैंने आपके लिए प्रिसाइज बनाने की जो है एक प्रकार से कोशिश की है, मगर फिर भी कुछ बिंदु ऐसे हैं जो हमें यहाँ देखने हैं. देखेंगे फर्स्ट वन. देखिए, धोलावीरा इज 5th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस, यानी कि एक प्रकार का अर्बन नगर था, प्राचीन समय का शहर था, जो 5वां सबसे बड़ा था. इसके पहले 4 अन्य बड़े हैं, जिसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा है, फिर गैनवेरी वाला है, आई एम सॉरी, हड़प्पा है, राखीगढ़ी है. राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा स्थित है. हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और गनवेरवालिया जो है वो सारे के सारे पाकिस्तान स्थित है. ठीक है, फिर दूसरा बिंदु देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ फोर्टिफाइड सिटाडेल. यस, अगर संरचना की बात करें धोलावीरा के, तो यहाँ एक प्रकार का किला था. देयर वाज अ मिडिल टाउन एंड देयर वाज अ लोअर टाउन, यानी कि 3 भागों में ये पूरा नगर जो है वो विभाजित था. सबसे प्रथम सिटाडेल विच वाज रेसिडेंट ऑफ रूलर्स, आई एम सॉरी, शासकों का घर था. प्लस जो मिडिल टाउन था वो अधिकारियों के लिए था. इट वाज मेंट फॉर ब्यूरोक्रेट्स एंड द लोअर टाउन वाज मेंट फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ दैट टाइम.
वॉल्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ सैंडस्टोन एंड लाइम, ये यहाँ एक इसका जो है एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि अन्यथा अगर आप देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर है उनकी जो दीवारें हैं वो सारी की सारी मड से बनी हुई थी, कीचड़ से बनी हुई थी, मगर यहाँ धोलावीरा के जो दीवार है वो प्रॉपरली सैंडस्टोन से, वो लाइम से यानी कि चूने से बनी हुई थी। उसके बाद देखें तो रिमेन्स ऑफ कॉपर स्मेल्टर यानी कि भट्ठी, तांबे को पिघलने के लिए, उसे पिघलने के लिए यह भट्टी होती है, तो यहाँ उसके रिमेन्स मिले हमें धोलावीरा में, जो हमें इन लोगों की मेटलर्जी कितनी अच्छी थी, ये लोग मेटलर्जी से कितने वाकिफ थे, उससे जो है ये हमें मानने पर मजबूर करता है या ये बात सिद्ध करता है। दे यूज्ड टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम कंटेम्प्रेरी मॉडर्न डे राजस्थान, यूएई एंड ओमान एज वेल। ठीक है, और इसके हमें कई सारे अवशेष भी प्राप्त है, कई सारे एविडेंस भी मिले हैं, और यहाँ से रॉ मटेरियल के ऊपर फिनिश्ड गुड्स को बनाया जाता था प्रोसेस करके, और फिनिश्ड गुड्स फिर से यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो यहाँ की इकोनॉमी भी अपने आप में बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि ये प्रजा, इस सभ्यता की प्रजा अपने आप में व्यापारी प्रजा थी। फिर आगे देखें तो इट इज़ लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका जिक्र मैंने आपको दिया। उसके बाद देखें तो इट वॉज द ग्रैंडेस्ट सिटी ऑफ दैट टाइम्स। यस, जब इसका समय चल रहा था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने प्रॉस्पेरिटी के पिक के ऊपर था, तब यह शहर भी अपने आप में बहुत ही समृद्ध था। इट वॉज वर्ल्ड फेमस फॉर टू थिंग्स। फर्स्ट वन वॉज वर्ल्ड्स अर्लीएस्ट एंड बेस्ट प्लान्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम। वाटर कंजर्वेशन सिस्टम यानी कि जो संरक्षण करने की जो पद्धति है, ये इस पद्धति का इन लोगों ने बहुत ही भरपूर अच्छे प्रमाण में विकास किया था, क्योंकि ये सुआयोजित थी, साथ ही में सबसे पहले थी। एंड सेकंड थिंग इज वर्ल्ड्स फर्स्ट साइन बोर्ड विथ एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट। आई एम सॉरी, यस, अगर विश्व का सबसे पुराना, हमें अगर साइन बोर्ड की बात करें, जो है चिन्ह की बात करें, तो वो हमें यहाँ धोलावीरा से मिला है, जो आज दिन तक उसे डेसिफर नहीं किया गया, क्योंकि ये एंशिएंट इंडस स्क्रिप्ट से लिखा हुआ है, मगर ये संभवतः विश्व का सबसे पहला था। ठीक है, और जो इंडस स्क्रिप्ट है वो भी आज के दिन भी जो है अभी तक डेसिफर नहीं करी गई है। ठीक है, नहीं हो पाई है। हालांकि जो लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट है वो इनके ऊपर अपना कार्य कर रहे हैं, मगर आज दिन तक वो डेसिफर नहीं की जा रही है। मात्र और मात्र यही जो है डेवलपमेंट आया कि जो ये स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट स्नेक के आकार में लिखी जाती है, यानी कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट, इट एंड्स विथ टू राइट, अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट, इट एंड्स टू लेफ्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट, इट एंड्स टू राइट, एंड सो फर्दर एंड सो ऑन। तो कुछ इस प्रकार की इसकी लेखन पद्धति है। ठीक है, तो ऐसी बेसिक चीजें ही आज दिन तक अभी कंक्लूड की गई है, मगर 100% इसका डेसिफरेशन नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद देखा तो इट इज लोकली नोन एज कोटड़ा, और इसे स्थानिक लोग जो है वो कोटड़ा टिम्बा कहते हैं। कोटड़ा टिम्बा, एंड कोटड़ा मीन्स फोर्ट। पुराने जमाने में जो फोर्टिफाइड बिल्डिंग्स होते थे, जो फोर्टिफाइड नगर होते थे, उनको कोट कहते थे, कोटड़ा कहते थे। फिर आगे देखें तो द होल विलेज राइट नाउ इज स्प्रेड ओवर 100 हेक्टर्स। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर अभी भी अगर एक्सकवेशन हम करें तो हमें अन्य चीजें भी मिलने की संभावना है, जिसके ऊपर हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है। फिर आगे देखें तो टू सीजनल स्ट्रीम्स ऑफ धोलावीरा। यस, देयर आर टू सीजनल स्ट्रीम्स। वैसे तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ में बसा है, पूरा एरिया जो है वो एरिड सेमी एरिड है, मगर फिर भी सीजनल दो मुख्य स्ट्रीम है जो अपने आप में पानी का स्रोत है धोलावीरा के लिए। मनसर इन नॉर्थ एंड मनहर इन साउथ, MANSAR in north and Manhar in south. These both are two streams which are to be remembered. ASI discovered the site in 1967. Yes, वैसे तो 1920 से ही धीरे धीरे डिस्कवरी जो है वो शुरू हो गई थी, मगर जो सिस्टमेटिक एक्सकवेशन है वो 1967 के धोलावीरा के मिलने के बाद शुरू हुआ, 1990s से। एंड द होल सिटी वॉज एक्चुअली फाउंडेड बाई एन आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड JP जोशी।
इनके द्वारा ये पूरी जगह जो है वो शोधी गई थी। रिमेन्स में यहाँ कई सारी चीज़ें मिली है उस के रूप में, जिनमें टेराकोटा पॉटरी है, यानी कि जो बेक्ड क्ले है उसके द्वारा जो बनाए गए जो बर्तन है वो। फिर उसके बाद बीड है, जिनकी मालाएं बनती है, अन्य ऑर्नामेंट्स बनते हैं। कॉपर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, सील, टूल्स, एनिमल फिगराइंस, यानी कि जो प्राणी के स्थापित छोटे छोटे जो शिल्प है, स्थापित तो नहीं कह सकते मगर छोटे छोटे जो शिल्प है वो, कई प्रकार के औजार और हमें शिल्प भी यहाँ से मिली है जो संभवतः व्यापार में उपयोग में ली जाती होगी, और व्यापार भी कैसा होगा, विदेश व्यापार रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से समझ सकते हैं। फिर आखिरी बिंदु देखें तो लिस्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इन इंडिया। यस, देयर आर मल्टीपल साइट्स। हालांकि जो मुख्य नगर है, जो बड़ी बड़ी वसाहतें हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, वो दुर्भाग्यवश पाकिस्तान में चली गई है ड्यू टू अवर पार्टीशन। मगर फिर भी भारत के लिए जो है वो भी इनफ है, हेरिटेज फुल है। देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ आईवीसी, जो मैं आपको थोड़ा बड़ा करने का प्रयास करूंगा, इमेज थोड़ी ब्लर है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मगर यहाँ धोलावीरा है, यहाँ लोथल है। तो गुजरात में दो महत्वपूर्ण साइट है। वैसे गुजरात में कई सारी साइट्स है, रंगपुर ले लीजिए सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में रोजड़ी ले लीजिए, ये सारी हड़प्पनकालीन जो है हड़प्पनकालीन स्थल है। मगर यहाँ मुख्य रूप से देखें तो द वन वॉज धोलावीरा एंड द वन वॉज लोथल। फिर उसके बाद यहाँ कालीबंगन है राजस्थान में। फिर हरियाणा की बात करें तो यहाँ राखी गढ़ी है, जो कि अपने आप में बिगेस्ट साइट है, साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, सबसे बड़ी है राखी गढ़ी। तो ऐसा कई सारे भारत में स्थल है जो कि अपने आप में इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं आज 5000 वर्ष के बाद भी। तो यहां से हमने धोलावीरा के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया लेने का प्रयास किया। अब अगर कल्चरल इंपोर्टेंस की बात करें पूरी सभ्यता की, यहाँ कोई एक या दो नगर की बात नहीं, मगर ऐसी प्राचीन सभ्यताओं का क्या महत्व होता है अगर वो जानना है तो कुछ बिंदु है। सबसे प्रथम तो दे प्रोवाइड अस रिच हेरिटेज। वे हमको बहुत ही अमीर विरासत प्रदान करते हैं और वो एक अपने आप में तथ्यात्मक बाबत है। द सिविलाइजेशन वॉज वेल नोन टू मेटलर्जी। तो यस, तो यहाँ से हम लोग इनके ज्ञान का, इनके विज्ञान का भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग प्राचीन होने के बावजूद भी कितने आगे थे, कितने मॉडर्न थे अपने आप में। फिर अर्बन सिविलाइजेशन, यस, संभवतः अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि एशिया में अर्बनाइजेशन की जो शुरुआत है वो अपने आप में इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुई। तो ये आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं, और ये तो आपका मत हुआ, ये कोई तथ्यात्मक बात नहीं है, मगर सारी चीज़ों को समझने और पढ़ने के बाद जो कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि ये अर्बन सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है अपने आप में पूरे एशिया खंड में, वो भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हुई थी, क्योंकि ये अपने आप में शहरी सभ्यता थी। फिर उसके बाद आगे देखें तो एक बिंदु कहता है कि दे इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड वेट मेजर्स। यस, इन अ वेरी एंशिएंट टाइम, आई एम सॉरी, इन अ वेरी एंशिएंट टाइम दे वर एबल टू इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड मेजर्स एंड वेट। ठीक है, और पूरे क्षेत्र में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूरे क्षेत्र में, राइट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, वे लोग इसका ही इस्तेमाल करते थे पूरे सभ्यता में। तो एक यूनिफॉर्मिटी भी इन लोगों ने एस्टेब्लिश कर ली थी। ऐसा नहीं था कि भाई इस प्रांत में ये चीज़ें चलती है, उस प्रांत में वो चीज़ें चलती है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होगी। मगर यहाँ उन्होंने जो है तब के लोगों ने यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने का प्रयास किया था। प्लस अगर आपको मालूम नहीं है इसका विस्तार इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ये जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वेस्ट में कहाँ तक फैला था, ईस्ट में कहाँ तक फैला था, नॉर्थ में कहाँ तक और साउथ में कहाँ तक, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। तो अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊं तो अगर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ये नॉर्थ है, तो ये हुआ साउथ, एंड इट विल बी ईस्ट, इट विल बी वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ अगर वेस्ट से शुरू करें तो मेहरगढ़, जो अपने आप में एक प्रोटो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, प्रोटो इंडस वैली सिविलाइजेशन। और कहा जाता है, कई सारे इतिहासकार, कई सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि मेहरगढ़ से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ है। तो ये प्रोटो सिविलाइजेशन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर के आजू बाजू में ये स्थित था। तो वहाँ इसका वेस्ट पॉइंट है, इसका ईस्ट पॉइंट रहेगा यूपी तक। साउथ की बात करें तो नर्मदा,
एंड नॉर्थ की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया का आइडिया है जो आप याद रख सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट says that the town planning which was executed in the entire civilization was ultra modern। आज के समय भी इतना अच्छा टाउन प्लानिंग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों की जो ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर कंजर्वेशन जो पद्धति है, रोड बनाने की जो बात है, प्लस अलग अलग स्थापत्य है जैसे पब्लिक बाथ्स हो, टाउन हॉल हो, मिलिट्री बैरक्स हो, ग्रेनरी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये जो सभ्यता है वो बहुत ही आगे थी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और कई सारी चीज़ें हम आज भी इन सभ्यताओं से सीख रहे हैं। तो कुल मिला के ये सारे मुद्दे जो है वो हम लोग इसके कल्चरल इंपॉर्टेंस यानी कि एक सांस्कृतिक महत्व में लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखें तो अबाउट यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखना है। हमने कल भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में देखा, मगर उसमें हमने रामप्पा टेम्पल के ऊपर ही फोकस किया। आज भी धोलावीरा और आईवीसी के ऊपर तो हमने फोकस किया ही है, मगर यहाँ से ये भी एक बात देखनी है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो क्या होती है, कितनी है, कैसे कार्य करती है। समझेंगे दो चार बिंदुओं की मदद से। सबसे प्रथम, साइट्स क्लासिफाइड एज नेचुरल और मैन मेड और स्ट्रक्चर दैट इज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यस, ऐसे ऐसे स्थानों का समावेशन यहाँ किया जाता है विश्व विरासत स्थल की सूची में कि जो सबसे प्रथम तो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, मैन मेड हो यानी कि कल्चरल हो, सांस्कृतिक हो, या किसी भी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हो। तो ऐसी जो है ऐसे स्थलों को, ऐसे स्मारकों को यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक टैग जो है उसे मिलता है। इट इज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को, जो हमें मालूम है, मगर द लिस्ट इज मेंटेन्ड बाय, इट इज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को, मगर द लिस्ट इज मेंटेन्ड बाय इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, जो कि एक कमिटी है, 21 मेंबर यूनेस्को की ही कमिटी है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनको मेंटेन करने के लिए, उसकी सूची को मेंटेन करने के लिए काम करती है। और ये भी तय करती है कि किन किन स्मारकों को, किन किन जगहों को, किन किन स्थलों को इस सूची में उमेरा जाए, इनमें से निकाला जाए। तो अपने आप में ये इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम जो कमिटी है वो मेंटेन करती है लिस्ट। ये एक अच्छी बात है, थोड़ी माइन्यूट बात है जो हमें प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। ऑन द अदर एंड अगर देखें तो अगर किसी भी साइट को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिलेक्ट होना है तो द साइट मस्ट बी ऑलरेडी क्लासिफाइड एज अ लैंडमार्क। यस, स्थानिक जगह पर इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लैंडमार्क, यानी कि सारे लोगों को, सारे जो है वहाँ के रहने वाले जो रेसिडेंट्स है उनको ये जगह की पहचान होनी चाहिए, ये जगह मालूम होनी चाहिए। इट शुड बी लैंडमार्क। दूसरा, इट शुड हैव यूनिक, इट शुड बी यूनिक, चाहे वो हिस्टोरिकली हो, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, चाहे वो कल्चरली हो, चाहे वो फिजिकली हो। ठीक है, तो ऐसी जगहों को यहाँ विश्व विरासत स्थल की सूची में लाने का प्रयास इस कमेटी के द्वारा किया जाएगा। अब आगे देखें तो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखें, दोनों चीजें देखनी है, ग्लोबली देखना है, इंडिया देखना है। ग्लोबली देखें तो देयर आर टोटल 1121 साइट्स इन 167 नेशंस, which can be bifurcated as 868 sites cultural, man-made, 213 sites natural and 39 sites mixed। and अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए from the perspective of India, then we have total 40 sites. Out of them 32 are cultural, 7 are natural and 1 is mixed। जब यूनेस्को ने धोलावीरा को विश्व विरासत स्थल बनाया उसके पहले यहाँ 31 साइट्स थी कल्चरल, और जब रामप्पा टेम्पल को बनाया उसके पहले यहाँ हमारे पास मात्र 30 थी, मगर 2 दिन में 2 का एडिशन हुआ है। सो विच बिकेम 32, 7 आर नेचुरल विच मीन्स फॉरेस्ट और वाटरफॉल और समथिंग लाइक दैट, एंड द 1 साइट इज मिक्सड साइट। तो सो दिस इज द फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो यहाँ ये पहला मुद्दा खत्म हुआ। अब बात करेंगे दूसरे मुद्दे की जो अपने आप में गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हमने पहला मुद्दा देखा जो जीएस पेपर 1 के साथ जुड़ा हुआ है, जिनमें कल्चर, हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज की बात की जाती है। अब जीएस पेपर 2 के एक मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे, माइंड मैप द्वारा ही ये चर्चा होगी, देखेंगे, और एक स्पेसिफिक सूची के तहत, कार्य सूची या एजेंडे के तहत ये बात होगी। 4 बिंदु है। सबसे प्रथम वाई न्यूज
चर्चा में की हूँ। दूसरा बिंदु है हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन आसाम एंड मिजोरम। तीसरा बिंदु है रीजन फॉर डिस्प्यूट एंड चौथा बिंदु है रिपरकशन यानी कि बुरी असर या बुरे असरात। देखिए यहाँ ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप है, ठीक है। बहुत ही गीच है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ की ज्योग्राफी को समझना प्लस यहाँ की टोपोग्राफी अपने आप में डिफिकल्ट है, टेरेन है, फॉरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ बॉर्डर मैनेजमेंट अपने आप में, इंटरनल बॉर्डर मैनेजमेंट भी एक चुनौतीपूर्ण टास्क है। अब जो इश्यू चल रहा है वो यहाँ चल रहा है, क्योंकि आसाम और मिजोरम के बीच में तकरार हुई है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो बॉर्डर है जो अपने आप में 165 किलोमीटर लंबी है, तो ये पूरी जो दरार है, पूरे जो संघर्ष है वो यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो समझेंगे कैसे है, किन किन जिलों के साथ जो है तकरार चल रही है, प्लस ये तकरार का मूल कारण क्या है वो भी समझने का प्रयास करेंगे। मगर मूल कारण में एक एंटिटी जरूर होगी। भारत में अगर कोई ऐतिहासिक प्रश्न है, ऐतिहासिक समस्या है जिसका हल अभी तक नहीं हुआ हो, तो ऐसे में एक कॉमन, एक समान कारण जो है वो रहेगा फिरंगियों का। तो कैसे इन फिरंगियों ने अपने माल एडमिनिस्ट्रेशन से आज दिन तक यह संघर्ष जो है वो हमारे बीच में चालू रखा है, देखेंगे। वहीं न्यूज से शुरू करेंगे। दो बिंदु। सबसे प्रथम कहता है बॉर्डर डिस्प्यूट सरफेस्ड बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया नेमली असम एंड मिजोरम। यस, जो तनाव था, वैसे तनाव नया नहीं है, तनाव पुराना है, तकरीबन 100 वर्षों से अधिक पुराना है, मगर यह सपाटी पर आज हमें दिखने लगा है। साथ ही में ये पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट है वो अपने आप में वायोलेंट क्लैशेस में तब्दील हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है बिटवीन द पुलिस ऑफ बोथ स्टेट्स, विच मीन्स आसाम पुलिस एंड मिजोरम पुलिस। वे आमने सामने आ गए हैं और आज तो राजनीति भी इस मुद्दे से गर्मा गई है। तो अब तो दोनों पक्षों के बीच में, दोनों पक्षों की सरकार, दोनों जो राज्य है उनके लोग व उनके सीएमओ के द्वारा आरोपों के जो आरोप होते हैं उसके एक दूसरे के ऊपर आरोपण जो है उसका सिलसिला अब शुरू हो गया है, ठीक है। और जैसे हमने देखा कि टर्न्ड इनटू वायलेंट क्लेसेस, तकरीबन 5 आसामीज पुलिस की मृत्यु भी यहाँ दर्ज की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब धीरे धीरे जटिल होती जा रही है, ज़्यादा जटिल होती जा रही है। अब आगे देखें तो हमें समझना है हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन आसाम एंड मिजोरम, क्योंकि ये डिस्प्यूट नया नहीं है, पुराना है। तो कैसे ये डिस्प्यूट पूरा जो है वो चल रहा है और क्या इसका मूल है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ से स्मार्टर की मदद से समझेंगे। सबसे प्रथम तो देखना है कि द डिस्प्यूट इज 100+ ईयर्स ओल्ड, यानी कि 100 वर्ष से अधिक पुराना ये अपने आप में डिस्प्यूट है, मगर आज धीरे धीरे वो वायलेंट होता जा रहा है, इसीलिए हम लोग आज इससे वाकिफ होते जा रहे हैं। प्लस अगर देखें तो करंट सिचुएशन देखें तो आसाम के 3 जिले हैं जो मिजोरम के साथ जुड़े हुए हैं और मिजोरम के 3 जिले हैं जो आसाम के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ इसके नाम हैं और इसका भौगोलिक स्थान भी यहाँ हमने मैप के दृष्टि से देखने हैं। देखिए, सबसे प्रथम अगर आसाम की बात करें तो देयर आर 3 Assami district which are in connection with Mizoram या which share border with Mizoram, namely काचर, करीमगंज एंड हाइलाकैंडी, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण नाम है जो हमें याद रखने हैं, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ देखें इस मैप में तो थोड़ा ब्लर हो गया है, मगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये जो रीजन है पीला वाला ये काचर का है, ब्लू वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा वाला ये हाइलाकैंडी का है, और जो ये दूसरा आपको दिख रहा है ये बाजू ये है करीमगंज और नीचे ये मिजोरम है, ठीक है। तो इन 3 जिलों के साथ मिजोरम की सीमा जो है वो जुड़ी हुई है। वैसे ही मिजोरम में भी है 3 जिले ही है जो असम के साथ जुड़े हुए, देखेंगे कि वे 3 जिले कौन से हैं। सबसे प्रथम उसमें आएगा कोलासिब मिजोरम में, फिर दूसरा है मामित जिला और तीसरा है आइजोल। देखिए ये तीनों के तीनों यही है, देखिए ये वाला और ये वाला, ये आइजोल है। फिर जो ये है वो है कोलासिब और ये है मामित डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये दोनों राज्य के 3-3 जिले अपने आप में महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो परीक्षा की दृष्टि से भी। और यहाँ ये पूरा जो डिस्प्यूट है वो यहीं चल रहा है, क्योंकि अपने आप में दोनों राज्यों की जो सीमाएं है वो घने जंगलों से बनी हुई है। तो ये भी एक अप्रत्यक्ष कारण है इन विवादों का कि जंगलों में
ठीक तरीके से जो सीमा प्रबंधन होना चाहिए, जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस दक्षता के साथ होना चाहिए, वो यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक इसका कारण है। आगे देखें तो बोथ नोटिफिकेशन डिमार्केटेड बाउंड्री डिफरेंटली। यस, देखिए 2 नोटिफिकेशन है जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किए गए थे, और कहा जा रहा है कि यही इसके कारण है कि क्यों आज डिस्प्यूट बना हुआ है दोनों जो है राज्यों के बीच में, और क्यों उनकी सीमाएं निश्चित नहीं है। वो सारी चीजें यहाँ नोटिफिकेशन के तहत है। डिस्प्यूट इज ड्यू टू 146 ईयर ओल्ड नोटिफिकेशन। यस, ये 2 अगर नोटिफिकेशन देखें तो ये 2 यहाँ हमारे सामने मौजूद है। ये डिटेल्स हमें याद रखनी है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। 146 ईयर ओल्ड एक जो अधिसूचना जारी की गई थी तब की ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उससे आज ये पूरा जो मुद्दा है वो पेचीदा बन रहा है। देखिए कैसे है। सबसे प्रथम 1875 नोटिफिकेशन अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है जो ब्रिटिश कालीन समय में पूरे पूर्वीय बंगाल का शासन प्रशासन चलाने के लिए उनके पार्लियामेंट के द्वारा ये लागू की गई थी। ठीक है, तो उसके तहत एक 1875 का एक नोटिफिकेशन है जो कहता है कि लुसाई हिल्स और काचर प्लेन्स है जो असम में स्थित है उनको अलग कर दिया गया। और दूसरा ही ऐसा नोटिफिकेशन है इसी कानून के तहत 1933 का नोटिफिकेशन जो कहता है कि लुसाई हिल्स और मणिपुर यानी कि आज के मिजोरम व मणिपुर की बाउंड्री कैसी होगी। प्लस एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रायर टू इंडिपेंडेंस इन ब्रिटिश एरा द मिजोरम वाज नोन एज लुसाई, क्योंकि यहाँ लुसाई पहाड़ियाँ है और उसी पहाड़ियों के नाम से यह पूरा प्रदेश जाना जाता था, क्योंकि वो तब एक स्वतंत्र राज्य नहीं था। पूरा एक जो है बृहद आसाम था, ग्रेटर आसाम था, और आसाम के ही ये सारे भाग थे, चाहे वो नागालैंड कह लीजिए आज का, चाहे आज का मिजोरम कह लीजिए, चाहे आज का अरुणाचल कह लीजिए। ये सारी चीज़ें, जो अरुणाचल तो थोड़ा सा ही भाग था क्योंकि अपने आप में वो एक ईस्टर्न टेरिटरी था, मगर फिर भी ये यहाँ आसाम के साथ जुड़ा हुआ था। कुछ टेरिटरीज आज के अरुणाचल की तब के आसाम में थी, तो एक ग्रेटर आसाम था जिसके तहत ये आज के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो उसमें समाहित थे। ठीक है, तो ये 2 नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 1875 ऑफ बंगाल, कह लीजिए कि बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन फ्रंटियर एक्ट 1873, एंड दूसरा है 1933 का नोटिफिकेशन। दोनों अपने आप में, पहला नोटिफिकेशन है जो काचार मैदान को रूसी पहाड़ी से अलग करता है, और दूसरा नोटिफिकेशन रूसी पहाड़ी व मणिपुर के बीच में एक सीमा का निर्माण करता है। अब यहाँ जो मुद्दा है वो कहता है कि दोनों जो राज्य है, ठीक है, या दोनों नोटिफिकेशन है, पहले ये देख लीजिए, दोनों नोटिफिकेशन है वो सीमा का अलग अलग डिमार्केशन करते हैं, तो यही एक डिस्प्यूटेड चीज है। अब ये जो 2 राज्य है वो भी अलग अलग नोटिफिकेशन को फॉलो करते हैं। जैसे अब अगर आप आसाम कह लीजिए तो वो आसाम जो है यहाँ 1933 का नोटिफिकेशन रिकॉग्नाइज करता है, वहीं जो मिजोरम है वो 1875 का नोटिफिकेशन जो है रिकॉग्नाइज करता है या उसे मान्यता देता है। ठीक है, तो यहीं से ये जो पूरा डिस्प्यूट है, पूरा जो संघर्ष है उसकी जो है शुरुआत हुई थी। देखिए कुछ रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्थ स्टेट रिकॉग्नाइज डिफरेंट नोटिफिकेशन। Assam is with 1933 and Mizoram is with 1875. Plus, both agreed to maintain peace in no man's land. Yes, कुछ सालों पहले एक समझौती की गई थी कि दोनों राज्यों के द्वारा जो नो मैंस लैंड है, यानी कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ शांति रखी जाएगी। कोई भी अपने आप में क्लेम नहीं करेगा कि ये हमारा है जब तक इसका सॉल्यूशन ना निकले तब तक। मगर जब समझौती हुई थी तब डेमोग्राफिक प्रेशर जो है वो नहीं था, बस्ती बहुत ही सीमित थी, ज़रूरत नहीं थी लोगों को जो है घर बनाने की, स्कूल बनाने की, अन्य फैसिलिटीज़ बनाने की। मगर अब डेमोग्राफिक प्रेशर जैसे पूरे भारत में बढ़ रहा है वैसे पूरे विश्व में बढ़ रहा है, तो भारत में भी बढ़ रहा है और भारत के अलग अलग राज्यों में भी बढ़ रहा है, और इनमें उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों के राज्यों में भी बढ़ रहा है। तो यहाँ अब डेमोग्राफिक प्रेशर के हिसाब से ज़मीन चाहिए सबको, असम को भी चाहिए, मिजोरम को भी चाहिए। तो अब ये तनाव धीरे धीरे जटिल बनता जा रहा है, सीरियस, तीव्र बनता जा रहा है। उसके बाद देखें आखिरी, तो रेसिडेंट ऑफ बोथ स्टेट कीप्स रीजनल इश्यू नेशनल इंटीग्रिटी। यस, राष्ट्रीय अखंडता का जो मुद्दा है वो सर्वोच्च होना चाहिए, मगर यहाँ इन 2 राज्यों के प्रशासन व राज्यों के लोगों के द्वारा अपने प्रादेशिक जो प्रश्न है वो नेशनल इंटीग्रिटी यानी राष्ट्रीय अखंडता के ऊपर रखे जा रहे हैं। वो अपने आप में भारत की सिक्योरिटी के लिए भी हानिकारक है, भारत के इंटीग्रेशन के लिए भी हानिकारक है। तो ये कुछ इसके रीजंस थे जिसकी वजह से आज 2 देश डिस्प्यूट के बीच में खड़े हैं।
रिपरकशंस की बात करें, यानी कि जो बुरे असरात है कि इसके क्या रिपरकशंस होने चाहिए, तो कुछ है यहाँ देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्मफुल फॉर नेशनल इंटीग्रिटी, 100% राष्ट्रीय अखंडता को ये हानिकारक है, उसमें कोई शंका नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है। राइजिंग डेमोग्राफिक प्रेशर, वो भी हमने देखा कि पहले जब समझौती हुई थी नोमैन्स लैंड के लिए, शांति बनी रही थी, आज दिन तक लगभग शांति ही बनी रही थी, मगर फिर भी अब धीरे धीरे डेमोग्राफिक प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ दोनों राज्यों के बीच में जो खींचतानी है वो भी बढ़ रही है। डिस्टर्बिंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड ट्रैंक्विलिटी, यस द रीजन इज वेरी सेंसिटिव, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो सिक्योरिटी की दृष्टि से हो, बहुत ही सेंसिटिव रीजन है हमारा नॉर्थ ईस्ट। और ऐसे में ऐसा मुद्दा यहाँ इस पूरे प्रदेश की शांति व इस प्रदेश की स्थिरता को भंग कर सकता है, शांति और स्थिरता का हनन कर सकता है। आसाम हैव सेम डिस्प्यूट्स विथ मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, यस। और ऐसा नहीं है कि आसाम मात्र मिजोरम के साथ ही भिड़ा हुआ है, आसाम को लगभग 3 से 4 राज्य नॉर्थ ईस्ट के, उनके साथ सीमा प्रश्न है या किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है। मगर कुछ सालों पहले असम के मुख्यमंत्री के द्वारा एक बयान आया था कि भाई सारे राज्यों के साथ हम लोग हमारा जो सीमा का जो डिस्प्यूट्स है उसका समाधान कर सकेंगे, मगर मिजोरम का जो डिस्प्यूट है वो अपने आप में जटिल है, उसका समाधान नहीं हो सकता। और आज तो वे होम मिनिस्टर हमारे जो है यूनियन, उनको भी इंटरवीन करने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं ताकि परिस्थिति को संभाला जा सके, परिस्थिति को नियंत्रण में लिया जा सके। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज मैं इस एडिटोरियल के सेशन के तहत जाननी थी, समझनी थी, जिसकी मैं चर्चा की। 2 महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे प्रथम धौलेरवीरा यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडियाज 40th साइट, प्लस आसाम और मिजोरम की बॉर्डर फ्यूरी जो आज एक वायलेंट क्राइसिस में तब्दील हो गई है, उसका भी हमने पूरा लेखा जोखा समझने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही में अगर आप संधि सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रोथमंट यूपीएससी के साथ आज ही जुड़े। यहाँ जनरल स्टडीज़ की हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करेंगे। प्रतिदिन एडिटोरियल्स व करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ बहुत ही विस्तार से चर्चा होती है, और स्टैटिक विषयों के ऊपर भी हम लोग धीरे धीरे जो है लेक्चर्स लाना शुरू करेंगे ताकि आपको परीक्षा में मददरूप हम लोग बन सके। प्लस आप भी हमें मददरूप बने, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को, और उनको ग्रोथमंट यूपीएससी को फॉलो करने के लिए बोले। जीएस का जो यहाँ कंटेंट रिच सेशंस है वो देखने के लिए उनको आग्रह करें। तो यही चीज़ें थी मेरी तरफ से। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय विश्लेषण के सत्र में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथमंट यूपीएससी।